नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम छायावाद से संबंधित है विगत परीक्षा में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे। इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 101 है, अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है। कहने का आशय, जो अनामिका काव्य है इसे किसने लिखा है। विकल्प ए कह रहे हैं आगे, विकल्प बी निराला, विकल्प सी धूमिल या फिर विकल्प डी सुमन। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अनामिका बोले सर क्या, बोले सर निराली है। निराली फार निराला जी की रचना है। और देखिए, जो अनामिका होता है बिना नाम का होता है, वास्तव में वो व्यक्ति निराला होगा, तभी तो उसका नाम अनामिका रखा जाएगा। और अनामिका की बात करें तो 1923 में लिखी गई है। तो इसको आप क्लू बना सकते हैं कि 2-3 लोग ऐसे होते हैं जो कि अनाम होते हैं, है ना। अनाम कितने लोग, बोले सर 2-3 लोग होते हैं जो अनाम होते हैं। 2-3 फार 1923 में निराला जी की रचना है। और निराला जी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु की बात करें तो मृत्यु 1961 ईस्वी में हुई थी, है ना। तो जन्म स्थान इनका बंगाल के महिषादल में मेदिनीपुर नामक स्थान पर हुआ था, इसे ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल यहाँ पे पूछ रहे हैं अनामिका, तो अनामिका विकल्प बी निराला इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 102 है कि छायावाद की पहली रचना मानी जाती है, यानी कि छायावाद की पहली रचना कौन है। विकल्प ए कह रहे हैं पल्लव, विकल्प बी लहर, विकल्प सी कामायनी, विकल्प डी झरना। तो बिल्कुल छायावाद की पहली कविता की बात करें तो प्रश्न संख्या 102 का विकल्प डी झरना इज राइट आंसर। और झरना का रचना काल अगर देखा जाए तो 1918 ईस्वी है। रचना किसकी है, प्रसाद जी की है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो छायावाद में पहला झरना, झरना दिमाग में रखिएगा, पहली रचना। पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। लहर की बात करें, लहर 1935 में लिखी गई है। कामायनी 1935 में लिखा गया है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 102 का विकल्प डी झरना इज राइट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 103, बादल राग के रचयिता हैं। अब बादल राग अगर होगा, बादल राग करेगा तो बिल्कुल निराला करेगा, निराला ढंग का होगा, यानी कि बादल राग के जो रचयिता हैं विकल्प सी निराला इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 104 है कि निम्न में से कौन सी रचना महादेव वर्मा की नहीं है। यानी कि जो रचनाएं आप देख पा रहे हैं इनमें से एक रचना ऐसी है जिसको महादेव वर्मा जी ने नहीं लिखा है। विकल्प ये बता रहे हैं यामा, तो यामा की रचना 1940 में से उन्होंने किया है। दीपशिखा की बात करें तो 1942 में महादेव वर्मा की रचना है। नीरजा की बात करें तो 1930 में लिखी गई महादेव वर्मा द्वारा, बहुत सुंदर रचना है। आंगन के पार द्वार विकल्प सी इज राइट आंसर, है ना। आंगन के पार द्वार की बात करें तो आगे जी की रचना है। और इस रचना को 1964 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। और जब हम लोग साहित्य अकादमी पुरस्कार पढ़ रहे थे तो मैंने आपको ट्रिक से बताया था कि कैसे इसको याद करना है। आंगन के आर पार बोले कितने बार छक्के चौके गए, है ना, आगे है ना, आगे आगे फार आगे जी की रचना है। 1964 में से साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो प्रश्न संख्या 104 का विकल्प सी आंगन की पार द्वार इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 105 है कि नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका है ना। यानी कि नारी विमर्श पर सबसे पहले लिखने वाली लेखिका कौन है। विकल्प बता रहे हैं महादेव वर्मा, विकल्प बी बंग महिला, विकल्प सी शिवाली और विकल्प डी है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। नारी विमर्श पर सबसे पहले लिखने वाली लेखिका हैं विकल्प ए महादेव वर्मा इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 5 का विकल्प ए महादेव वर्मा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 106 है कि परिमल किस कवि की रचना है। अब बात करें परिमल की तो विकल्प ए कह रहे हैं मधुसूदन गुप्त की, विकल्प बी जयशंकर प्रसाद, विकल्प सी रामधारी सिंह दिनकर और विकल्प डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। जो परिमल है विकल्प डी निराला जी की रचना है, जिसे निराला जी ने 1930 ईस्वी में लिखा था। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 106 का विकल्प डी निराला इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 107 है कि राष्ट्रीय काव्य धारा के किस कवि को एक भारतीय की आत्मा कहकर संबोधित किया गया है ना। किस कवि को एक भारतीय की आत्मा कहकर कहा गया है। तो इसको सब लोग जानते हैं कि जिसकी आत्मा कैसी होगी, बिल्कुल माखन जैसी साफ होगी, है ना, वही भारतीय आत्मा होगी। तो भारतीय की आत्मा कैसी होती है, बोले सर भारतीय की आत्मा तो बिल्कुल माखन जैसी साफ्ट होती है। माखन जैसी साफ्ट पार माखन लाल चतुर्वेदी इज राइट आंसर। और इनकी एक कविता है पुष्प की अभिलाषा कि हमें तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जित पथ जाए वीर अनेक। तो प्रश्न संख्या 107 का विकल्प माखन लाल चतुर्वेदी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 108 है कि जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या है। विकल्प कह रहे हैं सदबकड़ी, तो कबीरदास जी की भाषा है। विकल्प बी अवधी,
विकल्प सी ब्रजभाषा या विकल्प डी खड़ी बोली। तो प्रश्न संख्या 108 का है ना विकल्प डी खड़ी बोली इज राइट आंसर। कामायनी की बात करें तो कामायनी प्रसाद जी द्वारा लिखा गया 1935 में एक महाकाव्य है, जिसमें बात करें तो कुल 15 सर्ग हैं। शांत रस इसका स्थायी रस है, और बात करें तो बिल्कुल ताटंत इसमें छंद है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 108 का विकल्प डी खड़ी बोली इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 109 है गीतका के रचनाकार हैं, है ना। गीतका की बात करें तो गीतका बड़ी निराली है, निराली फाइव। विकल्प सी है ना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इज राइट आंसर। और गीतका की रचना 1936 ईस्वी में की गई थी, इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 109 का विकल्प सी निराला इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 110 है कि रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं। अब रविंद्र कविता कानन में है, कविता कानन माने कविता रूपी जंगल में है, इसके लेखक कौन होंगे। तो देखिए रविंद्र अगर कविता कानन रूपी जंगल में हो जाएंगे तो ये भी बड़ी निराली बात है, तो निराली बात होगी। तो प्रश्न संख्या 110 का विकल्प ये निराला इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अन्य विकल्प को पढ़ने की कोई आवश्यकता यहाँ पर हमको नहीं लगी, इसलिए इसको हमने नहीं देखा। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 111 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, है ना। विकल्प ए की बात करें तो कामायनी 1935 में लिखा गया है, जो कि प्रसाद जी का एक महाकाव्य है। विकल्प बी की बात करें तो 1914 में लिखा गया प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह हरिओत द्वारा महाकाव्य है। विकल्प सी की बात करें तो 1931 में लिखा गया साकेत में से सड़गुप्त द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। लेकिन विकल्प डी जो पल्लव है, पल्लव पंत जी द्वारा लिखी गई रचना है, इसे ध्यान में रखिएगा। पा से पल्लव, पा से पहला, यानी कि घोषणा पत्र है, ध्यान में रखिएगा। छायावाद का घोषणा पत्र जिसे मैनिफेस्टा कहते हैं, और इसी पल्लव से है ना परिवर्तन कविता पंत जी ने लिखा है, उसी का भाग है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। और पल्लव की बात करते हैं तो 2 ठे होती है, 1928 में इसका रचना किया गया है। तो प्रश्न संख्या 111 का विकल्प डी पल्लव इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 112 है कि जोही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था, है ना। बिल्कुल जोही की कली की बात करें तो 1916 में लिखी गई रचना है, और जोही की कली को अश्लीलता का आरोप लगा करके जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने पत्र सरस्वती से छपने से इनकार कर दिया था। तो प्रश्न संख्या 112 का विकल्प सी महावीर प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें तो 1903 से लेकर के 1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। तो उन्हीं दौरान 1916 में जब निराला जी अपनी कविता जोही की कली को प्रकाशन के लिए देते हैं, तो उस पर अश्लीलता का आरोप लगाते हुए उसे अपने पत्र में छापने से या प्रकाशित करने से इनकार कर दिया था। तो प्रश्न संख्या 112 का विकल्प सी महावीर प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 113 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इनमें एक कथन असत्य है। पहला कथन ये है ए कि पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है, पंत है ना प्रकृति का सुकुमार कवि। दूसरा पल्लव पंत की है, पासे पल्लव पासे पंत पासे, है ना पहला, इसे घोषणा पत्र भी कहा जाता है। विकल्प सी है लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है, बिल्कुल 1964 में लिखा गया, है ना, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। और अगला है विकल्प डी कि पंत को भारतीय दुख का कवि माना जाता है, ये गलत है। पंत तो छायावाद के 4 स्तंभों में से हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 113 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 114 है कि निराला की अंतिम कविता है। अंतिम कविता की बात करते हैं, अंतिम में व्यक्ति क्या हो जाता है, उसके जीवन का जो विषय है वो विषय भी बुझ जाता है। अंत में व्यक्ति जब बुझ जाएगा तो बुझा हुआ हो जाएगा, बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 114 का विकल्प डी पत्रों कंठित जीवन का विष बुझा हुआ इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। चलिए तो प्रश्न संख्या 114 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 115 है कि महादेव वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है, यानी कि संकलन किसमें है, तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। दीपशिखा की बात करते हैं तो 1942 में है। यामा की बात करते हैं 1940 में है। रश्मि की बात करते हैं 1932 में है। निहार की बात करते हैं तो 1930 में है। तो प्रश्न संख्या 115 का विकल्प सी निहार इज राइट आंसर। ठीक है ना। सबसे पहले उन्होंने निहार लिखा था, जिसे 1930 ईस्वी में लिखा था। तो प्रश्न संख्या 115 का विकल्प सी निहार इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 116 है कि काला और बूढ़ा चाँद के लेखक हैं। विकल्प ए बता रहे हैं रामधारी सिंह, विकल्प बी सुमित्रा, विकल्प सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और विकल्प डी है नंदुलाल वाजपेयी। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। काला और बूढ़ा चाँद जो है विकल्प बी सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, और इसको 1964 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, काला और बूढ़ा चाँद को 1961 ईस्वी में, किसमें 1961 ईस्वी में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था, ध्यान में रखिएगा। तो कला और बूढ़ा चाँद को 1961 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है।
ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 117 है कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है ना। तो संस्कृत के 4 अध्याय की बात करते हैं, दिनकर की है 4 अध्याय, है ना। संस्कृत के 4 अध्याय दिनकर कितने बोले 59 मिनट में पूरा करते हैं। तो संस्कृत के 4 अध्याय दिनकर कितने बोले सर 59 का मतलब होता है 1959 ईस्वी में इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ध्यान में रखिएगा। और जितनी भी रचनाएं जिस पर कोई ना कोई पुरस्कार मिला है, वो रचनाकार बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, तो उसे आपको देखकर जाना होगा। अगर आपको पुरस्कार और रचनाकार को आपको पढ़ना है तो ट्रिक से मेरे द्वारा अपलोड किया गया है, जितने भी पुरस्कार हैं सभी पुरस्कार को अपडेट किया गया है, ट्रिक से है, विस्तृत रूप से है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 117 का विकल्प डी दिनकर इज राइट आंसर। चलिए, प्रश्न संख्या 118 है कि स्वतंत्रतावाद की विशेषता है ना। स्वतंत्रतावाद की विशेषता नहीं है। तो प्रश्न संख्या 18 में कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी विशेषता ऐसी है कि जो कि स्वतंत्रतावाद से संबंधित नहीं है। तो विकल्प ये कह रहे हैं कि प्रकृति का पर्यवेक्षण बिल्कुल होता है, विकल्प बी प्रेम का चित्रण होता है, बिल्कुल सही है, विकल्प सी है कथा गीत का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है, और विकल्प डी है कि ब्रज भाषा में रचना होती है, तो बिल्कुल गलत है ना। तो प्रश्न संख्या 118 का विकल्प डी ब्रज भाषा में रचना होती है, ये विकल्प गलत है, ठीक है ना। स्वतंत्रतावाद में ऐसी बात नहीं है कि ब्रज भाषा में रचना होती है। तो प्रश्न संख्या 118 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 119 है कि लोकायतन के रचयिता हैं, विकल्प ए बता रहे हैं निराला जी हैं, विकल्प बी बालकृष्ण शर्मा नवीन, विकल्प सी माखनदास लाल चतुर्वेदी, और विकल्प डी है सुमित्रा नंदन पंत। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, लोकायतन के रचयिता हैं पंत, ठीक है ना। इसे ध्यान में रखिएगा 1964 ईस्वी में, ठीक, बिल्कुल। प्रश्न संख्या 119 का विकल्प डी सुमित्रा नंदन पंत इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 120 है कि आंसू है, आंसू किस प्रकार का काव्य है। विकल्प ए बता रहे हैं कि मुक्तक काव्य संकलन है, विकल्प बी आत्मकांत काव्य है, विकल्प सी प्रबंध है, और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल अगर बात करें प्रश्न संख्या 120 की आंसू की, तो आंसू एक मुक्तक काव्य संकलन है, इसे ध्यान में रखिएगा। और आंसू की बात करें तो आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है, ठीक है ना। और हमने आपको ट्रिक बताया था कि हिंदी में जो मेघदूत है वो आंसू बहाता है, हिंदी का मेघदूत आंसू बहाता है। आंसू फार आंसू जो है हिंदी साहित्य का मेघदूत कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 120 का विकल्प ए मुक्तक काव्य संकलन है, ठीक है ना। आंसू की बात करते हैं तो आंसू तू पूछ 1925 में लिखी गई रचना है, प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 120 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 121 है कि उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य की बात करेंगे, उर्मिला की बात करेंगे तो बिल्कुल नवीन है ना, बालकृष्ण शर्मा नवीन इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 121 का विकल्प सी बालकृष्ण शर्मा नवीन इज राइट आंसर, ठीक है ना। तो उर्मिला एक प्रबंध काव्य है, नवीन जी द्वारा लिखा गया सॉरी मित्रों। प्रश्न संख्या 122 है कि मुक्तक छंद के प्रणेता हैं। अब मुक्तक छंद के प्रणेता कौन है। विकल्प ए बता रहे हैं निराला, विकल्प बी नागार्जुन, विकल्प सी जयशंकर प्रसाद, और विकल्प डी है महादेवी वर्मा। बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि मुक्तक छंद की प्रणेता की बात करते हैं निराला जी हैं, और इनके छंद को रबड़ केतुआ छंद भी कहा जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 122 का विकल्प ये निराला इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे है प्रश्न संख्या 123 है कि कविता में रहस्य दर्शन से प्रपूर्ण अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं करने वाला जो रचनाकार अपने रेखा चित्रों में अत्यंत स्पष्ट एवं चित्रकर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ, उसका नाम क्या है ना। कि कविता में रहस्य दर्शन से प्रपूर्ण अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं करने वाला जो रचनाकार अपने रेखा चित्र में अत्यंत है ना, ये किसका नाम है। तो प्रश्न संख्या 123 को बिल्कुल ध्यान से आप देख लीजिएगा किसका नाम आता है ना। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, महादेवी वर्मा इज राइट आंसर। महादेवी वर्मा जी के रेखा चित्रों को आपने देखा होगा, किस प्रकार से इन्होंने जो है रेखा चित्रों को अपने रचनाओं में इस तरह से समेटा है कि उसको आप महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 123 का विकल्प बी महादेवी वर्मा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 124 है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के आधार पर किया गया है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, और मैंने इसको बताया भी था जब द्विवेदी युग की शुरुआत हम लोग कर रहे थे। तो द्विवेदी युग का टाइम आप जान ही रहे हैं कि 1900 से लेकर के है ना 1918 ईस्वी तक का जो समय है वो द्विवेदी युग के अंतर्गत आता है। किसके नाम पर द्विवेदी है, तो जो महा होगा वीर होगा, इन्हीं की महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम के आधार पर द्विवेदी युग का नाम जो है द्विवेदी युग रखा गया है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 125 है कि कामायनी की रचना के बाद उस धारा का कोई और श्रेष्ठ महाकाव्य फिर क्यों नहीं रचा गया,
क्योंकि विकल्प ये बता रहे हैं कि प्रसाद जी नहीं चाहते थे, है ना। विकल्प बी है उस कोट की रचना का शीर्ष शिखर कामायनी हो चुकी थी। तो बिल्कुल विकल्प बी सही है कि उस कोट की रचना जो है शीर्ष पर शिखर कामायनी हो चुकी थी, इस कारण से उसके बाद कोई रचना आपको देखने को नहीं मिलती है। तो प्रश्न संख्या 125 का विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 126 है कि यदि श्रद्धा और मन अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी उससे बड़ा भावमय और सालज्ञ है, यह कथन किसका है। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, श्रद्धा और मन के अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है, तो ये कथन और कोई नहीं कह सकता है। तो प्रश्न संख्या 126 का विकल्प सी जयशंकर प्रसाद इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 127 है कि प्रकृति का जो सूक्ष्म चित्रण सुमित्रानंद पंत जी की कविताओं में मिलता है वैसा ही अन्यत्र क्यों नहीं मिलता। अब ऐसा क्यों नहीं मिलता, इस संबंध में बता रहे हैं कौन सा विकल्प सही है। विकल्प यह है कि प्रकृति निरीक्षण का सुअवसर और उसके प्रति समर्पित मनोभाव किसी और कवि का में नहीं था। बिल्कुल विकल्प ये इज राइट आंसर, यही सही है कि प्रकृति का जो निरीक्षण सुअवसर उसके प्रति समर्पण मनोभाव था, ये किसी कवि में और नहीं था, इस कारण से कोई और कवि जो है ऐसी रचना नहीं कर सके हैं। ठीक है, बिल्कुल। प्रश्न संख्या 128 है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रकाश किस काव्य कृति का प्रबोध वाक्य है। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, पास पल्लव पास पंत जी का है ना एक काव्य है और इसी काव्य में इसको जो है बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा कह रहे हैं 128 में किसका काव्य है ना। तो 128 की बात करेंगे, कह रहे हैं कि दुख की पिछली रजनी बीच विखरता नव प्रकाश किस काव्य का है। तो बिल्कुल विकल्प डी कामायनी इज राइट आंसर, और कामायनी की रचना प्रसाद जी ने किया है, 1935 में किया है। इसे ध्यान में रखिएगा कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रकाश, ध्यान में रखिएगा। विकल्प डी कामायनी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 129 है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचयिता का नाम चिन्हित किए। कितने हृदय के मधुर मिलन क्रंदन करते बन बिरह को, है ना। कितने हृदय के मधुर मिलन क्रंदन करते बन बिरह को, ये पंक्ति किसने लिखी है। तो बिल्कुल ये पंक्ति प्रश्न संख्या 129 का विकल्प सी प्रसाद इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 130 है कि असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। अब विकल्प ये है श्रद्धा कामायनी का तीसरा सर्ग है, बिल्कुल सही है। विकल्प बी है राम की शक्ति पूजा राम कथा से संबंधित है, तो ये आप बिल्कुल है ना देख रहे हैं कि राम कथा से संबंधित है, सही है। विकल्प सी कुकुरमुत्ता में छायावादी शब्दकोश का निषेध है, और विकल्प डी है अंधेरे में कविता चाँद का मुंह टेढ़ा इसमें संकलित नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। अंधेरे में कविता जो चाँद का मुंह टेढ़ा एकदम बिल्कुल इसी में संकलित है। तो प्रश्न संख्या 130 का विकल्प डी इज राइट आंसर। अब आगे प्रश्न संख्या 131 है कि हिंदी गद्य में जब प्रगतिशीलता से प्रेरित रचनाएं हो रही थी तब कविता में छायावाद अपने शिखर पर था। उस विशेष काल की एक उत्कृष्ट काव्य कृति थी। कहने का आशय है कि जब हिंदी गद्य में प्रगतिशीलता से प्रेरित रचनाएं हो रही थी तब कविता में छायावाद चल रहा था, और छायावाद भी अपने शिखर पर था, तो उस काल की विशेष उत्कृष्ट एक रचना कौन सी थी। तो प्रश्न संख्या 131 का विकल्प ए पल्लव इज राइट आंसर, और पल्लव की बात करते हैं तो 1928 में लिखा गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 132 है कि सुमित्रानंद पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। तो बिल्कुल पासे पल्लव पासे पंत पासे है ना घोषणा पत्र, ध्यान में रखिएगा। और इसी से परिवर्तन कविता है ना इसी में संग्रहित है, इसे ध्यान में रखिएगा। और पल्लव की बात करते हैं तो 1928 में लिखा गया इनके द्वारा। ठीक है ना, पल्लव। ठीक है, तो बिल्कुल। प्रश्न संख्या 133 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है। अनामिका की बात करते हैं तो अनामिका 2-3 लोग होते हैं, 23 में निराला जी की है। गीतका की बात करते हैं, गीतका 36 होती है, 1900। परिमल की बात करते हैं, निराला होता है परिमल 1930 में। निशीथ की बात करते हैं तो प्रश्न संख्या 133 का विकल्प डी निशीथ जो है निराला की रचना नहीं है बल्कि राम कुमार वर्मा इज राइट आंसर। ठीक है ना, तो प्रश्न संख्या 133 का विकल्प डी निशीथ जो है राम कुमार वर्मा जी की रचना है। प्रश्न संख्या 134 है कला और बूढ़ा चाँद किस विधा की रचना है। अब कला और बूढ़ा चाँद की बात करते हैं तो कला और बूढ़ा चाँद जैसे आप देखेंगे है ना, ये विकल्प ये सी काव्य है। 1961 ईस्वी में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, इसे ध्यान में रखिएगा।
ठीक है ना। और ये पंत जी की रचना है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 134 का विकल्प सी काव्य इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 135 है कि रचना को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित करना है। तो सूची 1 में आप देख पा रहे हैं रचना, और सूची बी में देख रहे हैं कि सूची 2 में जो रचनाकार हैं। बात करते हैं विकल्प ये बनबेला की। तो बनबेला जो होती है, वन में अगर कोई बेला देखेंगे तो निराली होगी। निराली फार निराला जी की रचना है, इसे ध्यान में रखिएगा। उत्तरा की बात करते हैं तो भैया उत्तरा पंथ, पंथ है ना, सुमित्रंदन पंत द्वारा लिखा गया रचना है। परिक्रमा किसकी करते हैं तो देवी की परिक्रमा होनी चाहिए, तो महादेव वर्मा जी की है। और चित्राधार की बात करते हैं तो चित्राधार किसका है ना, बिल्कुल शंकर जी का है चित्राधार। और एक रचना है चित्ररेखा, चित्ररेखा राम कुमार वर्मा का है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल आप सही समझ गए हैं कि बनबेला ए का 2 और बी का 3 और सी का 4 और डी का 5। एक एक स्थान अगर नीचे कर देंगे तो निश्चित रूप से इसका विकल्प मिल जाएगा, और जिसमें मिल जाए उसी कोड को आप सही कर दें। ठीक है ना, 2 3 4 5। तो प्रश्न संख्या इसका विकल्प बी इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे है प्रश्न संख्या 136 की निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करिए, है ना, कि किस रचनाकार की कौन सी पंक्ति है, इसे ध्यान में रखिएगा, उसको मिलाना है। सूची 1 में देखिए पंक्ति है, प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नव भर दे। अब प्रिय स्वतंत्र रहो हो, अमृत मंत्र हो, भारत में भरने की बात हो, तो प्रिय और स्वतंत्र अगर रहो किसी का होगा तो निराली बात होगी। निराली फार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्ति है। ठीक है ना, इस पार प्रिय मधु है तो उस पार क्या होगा। अब इस पार प्रिय मधु है तो उस पार क्या होगा, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि इस पार अगर मधु है तो उस पार क्या होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। तो उस पार बच्चन है, उस पार क्या है, बच्चन है, बच्चन पार हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्ति है। ठीक है, अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वाले को, अरे कहीं देखा है मुझे प्यार करने वाले को, तो बिल्कुल जयशंकर प्रसाद की है, प्यार करने वाले प्रसाद हैं। यह मंदिर दीप है तो भैया मंदिर दीप है तो महादेव वर्मा का, देवी का मंदिर है, यह मंदिर का दीप है, इसे नीरव जलने दो। तो मंदिर है, किसका मंदिर है, महादेवी का है, तो इसमें दीप जलने दीजिए। इस तरह से आप क्लू मिलाकर प्रिय स्वतंत्र होगा, निराली बात होगी, इस पार मधु है तो उस पार बच्चन होंगे, अरे कहीं देखा है प्यार करने वाले को प्रसाद, है ना, यह मंदिर का दीप है तो महादेव वर्मा के मंदिर है, मंदिर में दीप जलने दो। तो बिल्कुल इसको आप मिलाएंगे तो निश्चित रूप से इस क्रम में मिल जाएगा। और अगर इस प्रश्न को आपको बिल्कुल कोड को मिलाना हो तो निश्चित रूप से आप इस कोड को विकल्प सी को जाकर मिला देंगे तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न सही हो जाएगा। चलिए आगे है प्रश्न संख्या 137, कर रही लीला में आनंद महाचित सजग हुई इसी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम इसी में सब होते अनुरक्त। ठीक है ना, अब इसी में सब होते अनुरक्त ये पंक्ति है ना कामायनी के किस सर्ग से ली गई है। पूछ रहे पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से है, तो बिल्कुल अगर इसका सही उत्तर आपको देखना होगा तो विकल्प सी श्रद्धा इज राइट आंसर। और श्रद्धा किस में होती है, हृदय में होती है, तो श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। श्रद्धा तीसरा सर्ग है, चिंता पहला है, आशा दूसरा है, लज्जा छठा सर्ग है। और कामायनी में कुल 15 सर्ग है। कामायनी की रचना 1935 में हुई थी, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 137 का विकल्प सी श्रद्धा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 138 है, लिखता अबाध गति मुक्त छंद पर संपादक गण निरानंद, वापस कर देते पढ़ सत्वर दे एक पंक्ति में 2 उत्तर। इन पंक्तियों में निराला संपादकों द्वारा किसकी रचनाओं को वापस किए जाने की बात स्वीकार कर रहे हैं। तो निराला जी अपनी, विकल्प सी, अपनी स्वयं की रचनाओं को है ना बिल्कुल इनकार करने की बात कह रहे हैं। 1916 में इन्होंने एक रचना लिखी थी जूही की कली, और जूही की कली को जब महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के उस समय संपादक थे, उनके पास जब भेजते तो उन्होंने इसको है ना अश्लीलता का आरोप लगाते हुए इसे वापस कर दिया था, उस समय की बात है। तो प्रश्न संख्या 138 का विकल्प सी अपनी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 139 है कि राम के शक्ति पूजा कविता का प्रारंभ किससे होता है। ठीक है ना, बिल्कुल सही आपने समझा कि राम के शक्ति की पूजा का प्रारंभ राम और रावण के प्रखर युद्ध वर्णन से होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। और ये बात करते राम के शक्ति पूजा है ना, सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है, तो हमने बताया था कृतवास रामायण है ना, राम में वास करती है क्या, कृतवास राम में वास करती है क्या, राम की शक्ति वास करती है ना, रामायण में कृतवास रामायण में राम की शक्ति निवास करती है,
इन्हीं के इस पर प्रभाव पड़ा है। अब कभी कभी पूछ लेता है कि राम की शक्ति पूजा का जो पहली पंक्ति क्या है ना, और कभी कभी पूछता है अंतिम पंक्ति क्या है। तो पहली पंक्ति अगर पूछा जाए तो पहली पंक्ति यही है कि रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अगर, रवि हुआ अस्त कभी, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अगर। और कभी कभी पूछता अंतिम पंक्ति, तो अंतिम पंक्ति यही है, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। तो कहने का असर राम की शक्ति जैसे पूजा आ जाए, दिमाग में रखिए कृतवास रामायण का इस पर प्रभाव है। राम और रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से शुरुआत होता है। पहली पंक्ति किसकी बात करते हैं, तो बिल्कुल पहली पंक्ति यही है। कौन सी पहली पंक्ति भी आपने देखा है कि पहली पंक्ति यही है कि रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा। अंतिम पंक्ति कह राम कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन, ठीक है। तो बिल्कुल रवि हुआ अस्त पहला है और राम के बदन में है ना शक्ति लीन हो गई। तो प्रश्न संख्या 139 का विकल्प राम रावण के प्रखर युद्ध का वर्णन इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 140 है कि रचनात्मक फलक पर विद्रोही और क्रांतिकारी छवि के रूप में किस रचनाकार की पहचान है। तो विद्रोही और क्रांतिकारी रूप में विकल्प डी निराला इज राइट आंसर, तो ना निराला जी को जो है कवि विद्रोही और क्रांतिकारी कवि के रूप में जानते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 141 है कि श्रद्धा मनु ईड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, यह कथन किसका है। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 141 का विकल्प सी जयशंकर प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर, है ना कि बिल्कुल जयशंकर प्रसाद द्विवेदी जी कामायनी की रचना जो कि 1935 में लिखी गई है ना, इसके रचनाकार हैं, तो यही कह रहे हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 142 है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है ना किस युग की कविता के लिए कहा गया है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, विकल्प छायावाद के लिए कहा है। किसने कहा है, डॉक्टर नागेंद्र जी ने कहा है। और स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, किसने कहा, रामविलास शर्मा ने कहा है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 142 का विकल्प ये छायावाद इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 143 है कि कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है। तो बिल्कुल आप दिमाग में रखिएगा, श्रद्धा हृदय में होती है, तो हृदय का प्रतीक है। श्रद्धा तीसरा सर्ग है, ध्यान में रखिएगा, है ना। कर्म और बुद्धि है, ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 143 का विकल्प डी हृदय इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 144 है कि राम की शक्ति पूजा कविता की अंतिम पंक्ति कौन सी है। देखिए आगे अंतिम पंक्ति, तो भी हमने बताया था कि राम की शक्ति पूजा की बात आ जाएगी तो राम और रावण के युद्ध वर्णन से युद्ध का राम की शक्ति पूजा शुरुआत होती है। इस पर किसका प्रभाव है, कृतवास रामायण का हमने बताया था। और पूछ रहे हैं कि अंतिम पंक्ति, तो कह है ना, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन, ये अंतिम पंक्ति है। और अगर बात करते हैं शुरुआत पंक्ति की, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा, अगर ये प्रारंभ पंक्ति है, तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 44 का विकल्प सी कह महाशक्ति राम के बदन में लीन हुई, ये राम की शक्ति पूजा कविता का अंतिम पंक्ति है। प्रश्न संख्या 145 है कामायनी का मूल दर्शन क्या है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगर मूल दर्शन की बात करें तो विकल्प बी प्रत्याभिज्ञा दर्शन इज राइट आंसर, 1935 में लिखी गई है, 15 सर्ग हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 146 है कि नीर प्रधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधकुला अंग, खिला जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद ने किसके सौंदर्य का वर्णन किया है ना। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि किसका वर्णन हो सकता है, विकल्प बी है ना, नील प्रधान बीच, है ना, कौन किसका वर्णन करेंगे, है ना। तो मेरे ख्याल से इसमें वर्णन जो होना चाहिए था, जयशंकर ने श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया है। बिल्कुल प्रश्न संख्या 146 का विकल्प सी इज राइट आंसर होना चाहिए। और आपकी पुस्तक में बी है, तो बी को आप गलत समझिएगा, मनु का नहीं बल्कि श्रद्धा का वर्णन है, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 146 का विकल्प सी श्रद्धा इज राइट आंसर, ठीक है ना। और देखिए मित्रों, किताबों में ढेर सारी जो मिस प्रिंटिंग हो गई है, तमाम गलतियां हैं, उन गलतियों से भी आपको बचना है। कभी कभी यही एक गलती जो है भारी पड़ जाती है, अगर वही पेपर में आ गया और आप कर चले आए तो आसान सा प्रश्न आपका गलत हो गया। तो प्रश्न संख्या 146 का विकल्प सी श्रद्धा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 147 है कि किसकी कृतियों में भारतीय इतिहास अतीत गौरव का पर्याय बनकर आता है ना। तो भारतीय इतिहास अतीत गौरव का इतिहास पर्याय बनकर आता है किसकी कृति में। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, विकल्प सी जयशंकर प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 148 है कि दुख ही जीवन की कथा कही रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, विकल्प सूरज स्मृति इज राइट आंसर। और सूरज स्मृति कृति है, निराला की है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 149 है कि राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है ना।
तो राम की शक्ति पूजा की बात अगर किया जाएगा तो विकल्प बी लंबी कविता इज राइट आंसर। राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता है, इसे ध्यान में रखिएगा। कृतिवास रामायण का ऐसे प्रभाव है। राम की शक्ति पूजा का शुरुआत जो है राम और रावण के युद्ध के वर्णन से होता है। पहली पंक्ति यही है कि रवि हुआ अस्त, है ना, और अंतिम पंक्ति है कि यह कहते हुए राम के शक्ति में महाशक्ति विलीन हो गई। तो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलना है। प्रश्न संख्या 150 है कि समरसता मूलक आनंदवाद की पृष्ठभूमि में लिखी गई जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी है ना। समरसता मूलक बिल्कुल विकल्प सी कामायनी इज राइट आंसर। 1935 में लिखी गई है और ये समरसता मूलक आनंदवाद के पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 151 है कि सरोज स्मृति की श्रेणी की रचना है, तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। सरोज स्मृति विकल्प भी शोक गीत है, इसे ध्यान में रखिएगा। और हिंदी का सबसे उत्कृष्ट शोक गीत यानी कि सबसे श्रेष्ठ शोक गीत माना जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। निराला जी की रचना है। प्रश्न संख्या 152 है निराला की कविता राम के शक्ति पूजा के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। अब गलत की बात जैसे देखेंगे तो बिल्कुल विकल्प बी, यह रचना मूलतः राम और सीता के प्रणय की गाथा है, यही गलत है, बाकी शेष सभी विकल्प सही हैं। प्रश्न संख्या 153 है कि कामायनी का प्रथम सर्ग शीर्षक है ना। सबसे पहले देखें किसी व्यक्ति को चिंता होती है, उसके बाद क्या होगी, चिंता होगा तो फिर उसको विकल्प डी है ना, सबसे पहले चिंता होगी, उसके बाद आशा होगी, आशा होगी तो श्रद्धा करेगा, श्रद्धा होगी तो काम करेगा, काम होगी तो 5 वासना होगा, 6 होगी तो 6 लज्जा होगा, 7 होगा 7 सत्कर्म करेगा, 8 होगा तो बिल्कुल 8 लोग ईर्ष्या करेंगे, 9 ईडा 9, 10 में 10 सबका स्वप्न होता है, 11 एक में संघर्ष होता है, 11 12 दोबारा क्या करो, निर्वेद करो, 12वां निर्वेद है, 13 दर्शन 13वां दर्शन है, 14 रहस्य है, बिल्कुल रहस्य सर्ग, और 15 बिल्कुल आनंद है। तो सारे सर्गों को मैंने ट्रिक की सहायता से ऐसे ही याद कराया है, आप जाकर के जो चैनल की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है ना। तो बिल्कुल कामायनी की बात करते हैं प्रथम सर्ग, तो बिल्कुल विकल्प है ना डी चिंता इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 154 है कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा आता है। बिल्कुल रहस्य की बात करते हैं तो 14 रहस्य है और रहस्य के बाद 15वां सर्ग आता है आनंद, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। स्वप्न होता है 11वां, एक स्वप्न, निर्वेद दोबारा करिए है ना 12वां, 13 दर्शन 13वां है, ध्यान में रखिएगा, सब रटा हुआ है बिल्कुल फर्राटे के साथ। तो प्रश्न संख्या 154 का विकल्प सी आनंद इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 155 है कि प्रकाशन की दृष्टि से महादेव वर्मा की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा। ठीक है ना। निहार रश्मिमा सांदगीत दीपशिखा, बिल्कुल प्रश्न संख्या 155 का विकल्प सी होगा। निहार 1930 में, रश्मि 1932 में, सांदगीत 1936 में और दीपशिखा 1942 में। तो प्रश्न संख्या 155 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 156 है कि छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। अब छायावाद के संबंध में कौन सा कथन असत्य होगा, तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि अभिव्यंजना की दृश्य भाव अभिधात्मक शैली की प्रधानता छायावाद की काव्य की मुख्य विशेषता है, गलत है। तो प्रश्न संख्या 156 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 57 है किस काव्य ग्रंथ की भूमिका में सुमित्रानंद पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किया है। सामरस्य पर व्यक्त किया है किसमें, है ना, पंत जी ने। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 157 का जो विकल्प होगा विकल्प डी पल्लव इज राइट आंसर। इसी पल्लव को छायावाद का है ना मैनिफेस्टो कहा जाता है, घोषणा पत्र कहा जाता है। और पल्लव की बात करते हैं 2 होते हैं, 2 और 8 है ना, 1928 में लिखा गया है। और इसी पल्लव की रचना है परिवर्तन, ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 157 का विकल्प डी पल्लव इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 158 है कि निराला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निराला की बात पूछ रहे हैं कि कविता में भारतीय परंपरा और गौरवशाली मूल्यों का अभाव था, है ना। अभाव में तीव्र एवं मर्मांतक व्यथा कहीं भी व्यक्त नहीं हुई है। कविता में आध्यात्मिकता और आशावादी भावना के दर्शन होते हैं और अधिकांश रचनाएं पौराणिक आख्यानों पर केंद्रित हैं। ठीक है ना। तो बिल्कुल 58 की बात कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं विकल्प सी कविता में आध्यात्मिकता और आशावादी भावना के दर्शन होते हैं, ये कथन सही है, बाकी सभी असत्य है। तो प्रश्न संख्या 158 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 159 है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी हैं, तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 159 का विकल्प ये निराला इज राइट आंसर। कहाँ से है, सरोज स्मृति से लिया गया, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 160 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में संगत है। एक युग में संगत है। हिमकृतनी की बात करते हैं तो हिमकृतनी तो भैया है ना किसकी रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी की है।
वैदेही वनवास की बात करते हैं तो ये वैदेही वनवास अयोध्या से होता है, अयोध्या से होता धरियोध। अवधूत तक की बात करते हैं, अवधूत तक जगन्नाथ रत्नाकर का है। पथिक राम नरेश त्रिपाठी का है। तो प्रश्न संख्या 160 का विकल्प डी राम नरेश त्रिपाठी, पथिक इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 161 है निम्नलिखित में से युग में संगत है कौन सा है? ग्राम्या की बात करते हैं स्मृत्यानंदन पंत, बिल्कुल सही है। दीप शिखा की बात करते हैं तो महादेव वर्मा की है। प्रलय की छाया प्रसाद की है। कुकुरमुत्ता निराला की है। तो बिल्कुल अगर देखा जाए प्रश्न संख्या 161 का तो विकल्प ये ग्राम्या स्मृत्यानंदन पंत इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 162 है निम्नलिखित में से कौन सी कृति महादेव वर्मा की है? महादेव वर्मा की कृति की बात करते हैं तो विकल्प भी सांध्य गीत इज राइट आंसर। ठीक है ना, सांध्य गीत इसे ध्यान में रखिएगा, 1936 में महादेव वर्मा की है। स्वर्णधूर पंत जी का है। निषेध रामकुमार वर्मा की है। गीतगुंज निराला जी की है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 163 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेव वर्मा की नहीं है? तो बिल्कुल निहार, रश्मि, नीरजा। निहार 1930 में, रश्मि 1932 में, नीरजा 1934 में। गुंजन की बात करते हैं तो गुंजन पंत जी की रचना है, महादेव वर्मा जी की नहीं है। तो प्रश्न संख्या 163 का विकल्प डी गुंजन इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 164 है कि चिंता किस रचना के सर्ग का शीर्षक है? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, चिंता कामायनी रचना का है ना एक सर्ग है। और सबसे पहला सर्ग जो होता है चिंता है, ध्यान में रखिएगा। दूसरा सर्ग आशा है, ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल आपने सही समझा कि प्रश्न संख्या 164 का विकल्प सी कामायनी इज राइट आंसर। झरना 18 में, आंसू 1925 में, लहर 1933 में प्रसाद जी द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 165 है कि ग्रंथ के रचनाकार हैं? बिल्कुल ग्रंथि, पल्लव, वीणा है ना, गुंजन। प्रश्न संख्या 165 का विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है ना, स्मृत्यानंद पंत इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 166 है कि तुलसीदास किसकी रचना है? अब तुलसीदास रचना तो बड़ी निराली रचना है, निराली फार निराला की 1938 में लिखी गई रचना है। तो प्रश्न संख्या 166 का विकल्प ये निराला इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 167 है कि छोड़ दो द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ दो प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल में कैसे उलझा दो लोचन। उपयुक्त चर्चित पंक्तियां के रचनाकार कौन हैं? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 167 का अगर सही जवाब आपको देखा जाएगा तो विकल्प सी सुमित्रानंदन पंत इज राइट आंसर। जहाँ पे प्रकृति की बात आ जाए प्रकृति, वहाँ पे पंत को बिल्कुल शामिल कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 167 का विकल्प सी सुमित्रानंदन पंत इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 168 है कि छायावाद के किस कवि की दार्शनिक पृष्ठभूमि उसके उत्तरार्ध रचनाकार में विवेकानंद के विचारों से प्रभावित है ना? तो विवेकानंद के विचार से प्रभावित कौन हो सकता है? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि विकल्प सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 169 के प्रवासी के गीत, प्रवासी के गीत कौन गाता है? तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, प्रवासी के गीत तो भैया नरेंद्र शर्मा इज राइट आंसर है ना। प्रवासी ने क्या गाया? गीत गाया नरेंद्र शर्मा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 170 है कि निम्नलिखित में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किस कविता को यथार्थवादी चेतना के रूप चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? किस रचना में यथार्थवादी चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई देगी? तो प्रश्न संख्या 170 का उत्तर विकल्प ये कुकुरमुत्ता इज राइट आंसर। और कुकुरमुत्ता की बात करते हैं तो 1942 में लिखा गया है। जो हिक्कली 1916 में। सरोज स्मृति की बात करते हैं तो एक उनका शोक गीत है। और राम की शक्ति पूजा की लंबी कविता अभी आपने देखा है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 171 है कि किस छायावादी कवि की कविता में माधुर्य गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे मधुचर्या कह दिया है ना? अब किसकी कविता को मधुचर्या कह दिया है? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं है ना, विकल्प ये जयशंकर प्रसाद इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 172 है कि आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम ही, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत का पंक्तियों के रचनाकार कौन है? कि आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम ही, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। अब एक पंक्ति किसकी है? बिल्कुल श्रीधर पाठक इज राइट आंसर है ना। तो प्रश्न संख्या 172 का विकल्प बी श्रीधर पाठक कहते हैं कि आज रात परदेसी यहाँ विश्राम करो। पाठक फॉर है ना, श्रीधर पाठक इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 173 है कि जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों को सही क्रम में रखिए। अगर जन्मकाल के अनुसार कवियों का देखा जाए तो प्रश्न संख्या 73 का विकल्प ए इज राइट आंसर। सबसे पहले श्रीधर हैं, श्रीधर की बात करते हैं तो 1859 में इनका जन्म हुआ। आदर्श सिंह उपाध्याय को आप जान रहे हैं कि 1865 में, ध्यान में रखिएगा। जय प्रसाद शुक्ल की बात करते हैं तो 1883 में। और रामनरेश त्रिपाठी जी की बात करते हैं तो 1889 इज राइट आंसर। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 173 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 174 है कि प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा है ना? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। उर्वशी, कनप्रिया,
कामायनी यशोधरा, है ना, बिल्कुल कामायनी यशोधरा, है ना। तो बिल्कुल 174 को अगर आप सही रूप में देखेंगे तो विकल्प बी होना चाहिए। अब यशोधरा की बात आप करते हैं तो यशोधरा 1932 में, कामायनी 1935 में, कनप्रिया की बात करते हैं, कनप्रिया तो बिल्कुल 1959 में, और उर्वशी 1961 में। तो प्रश्न संख्या 174 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 175 है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम। कविताओं का सही अनुक्रम अगर आपको करना होगा तो सबसे पहले प्रलय की छाया आप दिमाग में बैठाइएगा, प्रलय की छाया 25 में, मधुबाला की बात करते हैं तो 1936 में, आसाद बीड़ा 1961 में, और पटकथा बेहतर होती है बेहतर पार 1972 में। ठीक है, चलिए तो प्रश्न संख्या 175 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 176 है कि प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम। देखिए उपन्यास यहाँ पर आ गया और उपन्यास को आना नहीं चाहिए लेकिन आया है और आपको करना ही है, तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 176 का विकल्प ये। दिव्या की बात करते हैं तो 1945 में लिखा गया है, जहाज 1954 में, है ना, अमृत और विष 1966 में, और पहला पड़ाव की बात करते हैं 1987 में लिखा गया, है ना, उपन्यास है। तो प्रश्न संख्या 176 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 177 है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ सूची 1 देख रहे हैं कि काव्य पंक्तियाँ, और दूसरी तरफ सूची 2 देख रहे हैं रचनाकार, है ना। दुखी जीवन की कथा रही तो बिल्कुल निराला जी की पंक्ति है, ध्यान में रखिएगा, किसकी, निराला की है। मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनी उजियाली में, मन मांग रहा मेरा। अब मन मांग रहा मेरा तो बिल्कुल महादेव वर्मा जी का है। रोज़ सवेरे की बात करते हैं तो बिल्कुल रोज़ सवेरे आगे जी की है। और बिखरी अलखे, यहाँ पर देखिए विकल्प डी, बिखरी अलखे जो तर्कजाल, तो भैया प्रसाद जी की रचना है, और इस क्रम से आप इसको मिला सकते हैं। इसकी व्याख्या भी देख लीजिएगा। दुख की जीवन निराला, मैं दिन में ढूंढ रही वर्मा, रोज़ सवेरे आगे, और बिखरी अलके बिल्कुल प्रसाद का है। तो ये पंक्तियाँ थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिएगा, कभी कभी हो सकता है कि आपको ये पंक्तियाँ पुनः परीक्षा में पूछ ली जाए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 177 निम्नलिखित पात्रों को उनकी काव्य कृतियों के साथ सुमिलित करना है। ठीक है ना, तो एक तरफ देख रहे हैं सूची 1 में पात्र और दूसरा सूची 1 में रचना देख रहे हैं। ठीक है ना, बात करते हैं यहाँ पे कर्ण, तो कर्ण भैया रसमती की है, रसमती रचना दिनकर जी की है। ठीक है ना, कमला की बात करेंगे तो कमला प्रलय की छाया से ली गई है ना, और प्रलय की छाया प्रसाद की रचना है। औसी नरी की बात करें तो औसी नरी उर्वशी की, है ना, उर्वशी की पात्र है और उर्वशी दिनकर जी की रचना है। राहुल की बात करते हैं यशोधरा, और यशोधरा की बात अगर की जाए तो बिल्कुल मधुसूदन गुप्त जी की रचना है, इसे ध्यान में रखिएगा। और इसको ध्यान में अगर रखेंगे तो निश्चित रूप से आप इसको मिला लेंगे। और इसको अगर मिलाने की बात अगर की जाएगी तो बिल्कुल विकल्प जो सी आपका कोड है ये सही होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 179 है कि लहर किस विधा की रचना है ना। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, लहर की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो लहर काव्य है ना। आंसू लहर, लहर 1933 में प्रसाद जी द्वारा लिखी गई रचना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 180 है कि स्मितानंद पंत की रचनाएं मुख्यतः किस युग से संबंध है। तो बिल्कुल, है ना, विकल्प डी छायावादी राइट आंसर, है ना। पंत जी छायावाद एक कवि हैं, तो इनकी अधिकतर जो रचनाएं हैं विकल्प डी छायावादी राइट आंसर। और छायावादी की बात करते हैं तो बिल्कुल 1918 से 1936 तक। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 181 है स्मितानंद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी। पुत्री का नाम था सरोज, और सरोज की याद में सरोज स्मृति लिखा, जो कि हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत माना जाता है। तो प्रश्न संख्या 181 का विकल्प सी सरोज स्मृति इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 182 है कि वह आता जो टिक टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कविता से हैं, इनके रचनाकार कौन है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, विकल्प डी भिक्षुक, और इसके रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो प्रश्न संख्या 182 का विकल्प डी रचना भिक्षुक है, और रचनाकार से कौन है, निराला इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 183, मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी पंक्तियां हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली हूँ। अब मैं नीर भरी दुख की बदली हूँ भैया, बदली हूँ तो बिल्कुल दूर की बदली हूँ, है ना, महादेव वर्मा। मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी देवी वर्मा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 83 का विकल्प बी महादेव वर्मा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 184 है कि छायावाद की प्रमुख विशेषता है ना। अब छायावाद की प्रमुख विशेषता इसमें क्या है, विकल्प डी प्रकृति का मानवीकरण इज राइट आंसर। प्रमुख विशेषता है कि प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है,
प्रश्न संख्या 185 कि प्रसाद की किस कृति का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है ना? तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 185 का विकल्प सी कामायनी इज राइट आंसर। कामायनी का जो प्रसाद जी की कामायनी रचना है 1935 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है और इसमें 15 सर्ग हैं, तो इसका अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है ना? तो प्रश्न संख्या 185 का विकल्प सी कामायनी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 186 निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार छायावाद के 4 स्तंभों में नहीं है? तो देखिए प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा तो हैं, लेकिन विकल्प सी मैथिलीशरण गुप्त इज नॉट, है ना? तो मैथिलीशरण गुप्त कहाँ पे हैं? बिल्कुल द्विवेदी के हैं। तो प्रश्न संख्या 186 का विकल्प सी मैथिलीशरण गुप्त इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 87 निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है? तो इसमें कह रहे हैं कि छायावाद की विशेषता कौन सी नहीं है, उसको छांटना है। विकल्प ए कह रहे हैं प्रकृति का चित्रण होता है, विकल्प बी दार्शनिकता है, विकल्प सी वीर रस की प्रधानता, विकल्प डी प्रेम का वर्णन है। तो देखिए ये बी डी तो सही है, लेकिन विकल्प सी वीर रस की प्रधानता है, ये विकल्प गलत है ना? छायावाद की विशेषता नहीं है। तो प्रश्न संख्या 187 का विकल्प सी विष की प्रधानता इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 188 कि महादेव वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? विकल्प सी यामा इज राइट आंसर। यामा उन्होंने 1940 में लिखा था, इसे ध्यान में रखिएगा, है ना? और 1982 में इन्हें कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ठीक है। प्रश्न संख्या 189 है कि कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो बिल्कुल आपने सही समझा। कामायनी की बात करते तो 1935 में लिखा गया है, इसमें कुल 15 सर्ग हैं। तो प्रश्न संख्या 189 का विकल्प 15 सर्ग इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 190 है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। बिल्कुल छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, तो विद्रोह तो भैया कौन करेंगे? नागेंद्र है। और छायावाद स्थूल का विद्रोह नहीं है, रामविलास शर्मा का है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 190 का विकल्प ये नागेंद्र इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 191 है मैं निर्भय दुख की बदली, फिर वही आ गया मैं निर्भय दुख की बदली हूँ, कौन कहता है? बोले महादेव वर्मा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 192 है कि अणिमा किसकी रचना है? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, अणिमा बिल्कुल निराली है, विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है, तो अणिमा निराली है, निराली फल निराली की रचना है। प्रश्न संख्या 192 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 193 नीरजा के रचनाकार निहार रश्मि नीरजा शांतगीत दीपशिखा महादेव वर्मा 1932 में। ठीक है, तो देवी नीरजा देवी महादेव वर्मा जी की रचना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 194 निम्नलिखित में से कौन संत कवि नहीं है? तो बिल्कुल दादू, कबीर, सुंदर ये तो हैं, लेकिन विकल्प डी श्रीधर पाठक है ना, ये संत काव्य नहीं है बल्कि एक स्वच्छंद काव्य धारा के कवि हैं। तो प्रश्न संख्या 194 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 195 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के किस कवि को मधुमयी प्रतिभा और जागरूकता भावुकता का कवि कहा है? किस कवि को कहे होंगे? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि किसको कह सकते हैं, बिल्कुल प्रसाद इज राइट आंसर। ठीक है ना, तो प्रश्न संख्या 195 का विकल्प सी प्रसाद इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 196 है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, है ना, नामक कविता पुष्प की अभिलाषा कविता है, किसकी है? तो बिल्कुल माखनलाल चतुर्वेदी इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 196 का विकल्प बी माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, एक भारतीय की आत्मा भी इन्हें कहा जाता है। परिमल की रचना किसने किया है? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, परिमल क्या होता है? बोले निराला है ना, 1930 में लिखी गई है, तो निराला जी की रचना है। प्रश्न संख्या 197 का विकल्प सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 198 है कि कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रानंदन पंत का नहीं है? तो बिल्कुल आप समझ रहे हैं, पल्लव, ग्रंथ, गुंजन, लेकिन अनामिका की बात करते हैं, अनामिका निराली होती है, 1923 में लिखा गया है और ये निराला जी की कृति है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, तो प्रश्न संख्या 198 का विकल्प डी अनामिका इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 199 है कि प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना? किस कवि की पंक्ति है कि प्रथम रश्मि का आना? ठीक है ना, बिल्कुल पंत की है, प्रथम रस का आना, है ना, कौन? तूने पहचाना, पंत को, पंत पार पंत जी की रचना है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या है 200, इनमें से कौन सा छायावाद का कवि नहीं है? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, प्रसाद, पंत, निराला है, लेकिन मैथिलीशरण गुप्त जी छायावाद के कवि नहीं है बल्कि द्विवेदी के कवि है। तो प्रश्न संख्या 200 का विकल्प डी मैथिलीशरण गुप्त इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 201 है कौन सी रचना महादेव वर्मा की नहीं है? तो देखिए निहार रश्मि नीरजा, है ना, शांतगीत दीपशिखा, यामा, ये तो बिल्कुल निहार की बात करते हैं 1930 में, रश्मि 1932 में, शांतगीत 1936 में, लेकिन युगांत जो रचना है महादेव वर्मा की नहीं है बल्कि युगांत की बात करते हैं तो पंत जी की रचना है। तो प्रश्न संख्या 201 का विकल्प बी युगांत इज राइट आंसर।
ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 202 है, निराला कि किस रचना में प्रबंधात्मकता है ना? किस रचना में प्रबंधात्मकता है? तो बिल्कुल विकल्प बी, तुलसीदास इज राइट आंसर। और तुलसीदास की रचना 1938 में की है। सूर्य स्मृति इनका शोकगीत काव्य है। कुकुर मित्ता की बात करते हैं 1942 में लिखा गया है। आधुनिक ढंग का रचना है। नए पत्ते इनकी एक रचना है। तो प्रश्न संख्या 202 का विकल्प ये तुलसीदास इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 203 है कि निम्न पंक्तियों की गणना किस काव्य धारा में होती है? मेरे प्रीतम को भाता है तम के पर्दे में आना। अब पर्दे में आएगा तो भैया छाया रहेगा, पर्दे में आएगा तो रहस्य है। रहस्य को क्या करते हैं? पर्दे में रखते हैं, छुपाते हैं ना। तो बिल्कुल विकल्प सी, रहस्यवाद इज राइट आंसर। पर्दे में रहने दो, तो दिमाग में रखिएगा। जैसे देखिएगा प्रीतम को पर्दे में, तो पर्दे में रहस्य है, तो रहस्यवाद दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 204 है, ना जाने ढुलक ओस और ना जाने ढुलक ओस में कौन खींच लेता मेरे दृग्मोहन पंत की किस कविता की पंक्ति है? कि ना जाने ढुलक ओस में कौन खींच लेता मेरे दृग्मोहन पंत की किस कविता से है? तो बिल्कुल इनकी एक रचना है मौन निमंत्रण। ध्यान में रखिएगा, पंत जी की मौन निमंत्रण में है ना ये पंक्ति आई हुई है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 204 का विकल्प बी, मौन निमंत्रण इज राइट आंसर। तो इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं और इसके साथ ही जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसे भी ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।